पंचम स्थान में गुरुदेव बहुत ही सुंदर फल बताए जाते हैं और पंचम स्थान के कारकत्व भी इनके पास है। पंचम बृहस्पति बुद्धि विलास और आनंद प्रमाद में लगी रहती है और उत्तम वक्ता, धारा प्रवाह बोलने वाला, अच्छा राइटर, बहुत ही अच्छी कल्पना करने वाला, डिबेट वगैरह में अपना प्रभुत्व साबित करने वाला और वैवाहिक जीवन सफल, उत्तम लेखक और सभा में या डिबेट में कुछ इस तरह के शब्दों का चयन करने वाला जिससे पूरी सभा या सामने वाला सुन के अचंभित हो जाए। पाठ का जो नियम है उसी अनुसार पहले पार्ट में आपको वही बताया गया है जो शास्त्रों में वर्णित है। अब हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। मिथुन लग्न में गुरुदेव अगर आपके पंचम स्थान में विराजमान है तो अपने शत्रु शुक्रदेव की तुला राशि में विराजमान होंगे। यहां पे इंसान बहुत ही अच्छी विद्या या ज्ञान प्राप्त करने वाला, चाहे शास्त्रों के हो, चाहे वर्तमान जो भौतिक सुखों के लिए जो ज्ञान दिया जाता है, हायर एजुकेशन, चाहे वो हो, डॉक्टर या इंजीनियरिंग का क्षेत्र या फिर बिजनेस का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, ये सब चीजों में या ये सब बातों में उसकी रुचि होती है। धर्मशास्त्रों को पढ़ना, अध्ययन करना, ये उनकी रुचि होती है, लेकिन इनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा बिजनेस या कानून के संबंध में जानकारी करना, उसी के अनुसार अच्छा कानूनज्ञ, जज या वकील और अच्छा व्यापारी, ऐसा इंसान हो सकता है। जहां तक बात है कि संतान का भी पंचम स्थान से ही देखा जाता है, तो इनकी संतान कुशल, अपने पिता के व्यापार या उसकी जो प्रोफेशनलिज्म लाइफ है उसको आगे बढ़ाने वाले, ऐसी कुछ चीजें ऐसे इंसान को प्राप्त होने की प्रबल संभावना रहती है। यहां से अपनी पंचम दृष्टि ये कुंभ राशि भाग्य भाव पे डालेंगे। अब यहां पे भाग्य को बढ़ाने वाले और उत्तम यात्रा का सुख, धर्म या तीर्थों का भ्रमण करना, सबका हित चाहना, प्रभु या देश या जनता के प्रति समर्पित होना, कुछ इस तरह के भाव उनके मन में सबके प्रति रहेंगे। ईमानदारी का लेवल कुछ इस तरह का रहेगा कि खुद की ईमानदारी को कभी चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब देख लिया कि सामने वाला कुछ इस लेवल का आदमी है तो उसके साथ काम नहीं करेंगे। स्ट्रेट वे रहेंगे, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई व्यापार नहीं। उसके बाद में लाभ स्थान को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, सप्तम दृष्टि। जो भी विष मांगेंगे, अब वो धन या व्यापार के रूप में जैसी भी हो, वो इस विष इनकी पूरी होगी। हालांकि जहां जहां दृष्टि देंगे उन स्थानों का स्वामित्व जिन ग्रह के पास है उनकी प्लेसमेंट को देखना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद में ये लगन को देखेंगे। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग, अच्छी बुद्धि ऐसे इंसानों के अंदर प्राय होती। जहां तक बात है नक्षत्रों की, तो नक्षत्रों में जब कोई भी ग्रह एक पर्टिकुलर नक्षत्र में जब विराजमान होता है तो उसके फलों में कुछ न कुछ चेंजेज आ जाती है। उसका कारण सबसे पहले तो ये होता है कि उस नक्षत्र में बैठने के बाद में उसके नवमांश चेंज हो जाते।
नवमांश में भी 3 नवमांश सबसे अलग लेवल पे चलते हैं कि आपका कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो गया बैठ के, लेकिन वो राक्षस देव या नर जिस नवमांश में आया है उसके अनुसार फल देने के लिए वो मजबूर हो जाता है। जैसे यहाँ पे तुला राशि में प्रथम 3 डिग्री 20 पर 3.20 डिग्री तक तुला का ही नवमांश रहेगा तो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है, लेकिन वो देव नवमांश में चला गया। अब देव नवमांश में चला गया तो क्या होगा? ऐसा आदमी समाज के लिए, समाज का हित या देश का हित या परिवार का हित या अपने बच्चों का हित अपने से ज्यादा रखेगा, दूसरों का हित अपने से ज्यादा रखेगा, अपना हित नहीं चाहेगा जितना समाज या देश का रहेगा। ऐसे आदमी बड़े बड़े ट्रस्ट या बड़ी बड़ी जो भी संस्थाएं हैं उनमें अपना समय दे सकता है लोगों का भला करने के लिए, लोगों को अच्छा ज्ञान देने के लिए, सत्मार्ग पे लाने के लिए। कथावाचक के रूप में हो सकते हैं, पंडित के रूप में हो सकते हैं, या कुछ इस तरह का बिजनेस हो सकता है जिसमें ट्रस्ट वगैरह का काम ज़्यादा हो और लोगों का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले। क्योंकि देव नवमांश में जो भी ग्रह बैठते हैं वो अपना भोग, क्रूरता, वो सब चीज़ें छोड़ देते। इसके बारे में एक पार्ट पर्टिकुलर हमारा बनाया हुआ है, उसका आप सर्च करके सुन लीजिएगा। और अगर शुरू से ही सुनते हुए आ रहे हैं तो उस बात का शायद आपको पता होगा कि देव, नर और राक्षस नवमांश का बहुत ही अलग लेवल है। कि आपका ग्रह बोला जाता है कि राजयोग कारक है, लग्नेश है और अच्छे स्थानों पे प्लेस है, फिर भी हमको उसका अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है? उसका कारण सबसे बड़ा यही होता है, या तो देव नवमांश में है या राक्षस नवमांश में है। जो भी ग्रह नर नवमांश में रहता है उसका अक्षरश वैसा ही फल उस जातक को प्राप्त होता है जैसा फल उसकी कुंडली के अनुसार प्रारब्ध ने उसके साथ डिसाइड किया। लेकिन देव नवमांश मतलब वो इस धरती के लायक ही नहीं है, वो देवलोक के लायक है। और राक्षस नवमांश उसके ठीक अपोजिट, वो किसी का हित नहीं चाहता है, हार्डकोर वर्कर होता है, अपने मतलब से मतलब रखेगा, न किसी के साथ कोई मतलब है न कोई और है। बिना मतलब कोई छेड़ता है तो उसके साथ फिजिकल भी हो सकता है। इस तरह से ग्रह अपने फलों को चेंज कर देते हैं आदमी की कुंडली में उस तरह से बैठ के। तो इनसे बचाव का क्या है? बचाव का साधन ये है कि जिस ग्रह की जैसी ऊर्जा है उसके अनुसार कर्म करना पड़ेगा आपको। अब गुरुदेव की ऊर्जा बहुत पहले के पाठों में बहुत बार बताया हमने आपको। गुरुदेव का सबसे प्रिय और पसंद काम यह है कि किसी के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करनी है। यह हर ग्रह का है, लेकिन गुरुदेव का कुछ विशेष है। गुरुदेव ज्ञान देने वाली जगहों के कारक है। अब ज्ञान कहाँ मिलता है आपको? पाठशाला में मिलता है, गुरुकुल में मिलता है, स्कूल में मिलता है, गांव समाज की चौपाल पे मिलता है, या वेद वेदांगों में मिलता है, ज्योतिष में मिलता है। यही चीज जब अलग लेवल पे प्लेस हो जाए तो हर जगह बिना मतलब, जैसे भारत में है ना, हर चीज का ज्ञान देने की कोशिश करता है हर जगह आदमी, चाहे उसको उसकी जरूरत हो या नहीं हो। हमारे देश में जगह जगह ज्ञानी भरे पड़े, फिर उस तरह का ज्ञान देना वो चालू कर देता। धीर और गंभीरता, जरूरत हो वहीं पे बोलना, जहां जरूरत नहीं हो नहीं बोलना, ये गुरुदेव की विशेषता है। उसके अनुसार जब आचरण करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजें आपके अंदर डेवलप होनी चालू होती। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके सब ग्रह एक ही नवमांश में आपके बैठ जाएंगे। कोई देव में मिलेगा, कोई नर में मिलेगा, कोई राक्षस नवमांश में मिलेगा। अब अगर मंगल देव आपके राक्षस नवमांश में है और गुरुदेव आपके नर नवमांश में है और शुक्र देव आपके देव नवमांश में है तो यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मंगल की ऊर्जा जब शक्ति
आपके कामों में लगती है और गुरुदेव के ज्ञान के द्वारा लगती है, और भोगों में भी देवत्व की भावना जब शुक्रदेव की वजह से आपको मिलती है, तो ऐसा इंसान को क्या बोलते हैं कि एक अलग लेवल की डेवलपमेंट ऐसे इंसानों के अंदर आ जाती है। अब वो कहीं भी प्लेस हो सकते, किसी भी लगन में हो सकते। इसीलिए हम बहुत से पाठों में ये चीजें हम बता चुके कि हमारा कुंडली देखने का, ज्योतिष को समझने का कुछ अलग तरीका है। आप उसको किस तरह से समझते हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम उस लेवल में नहीं जाते कोई भी कुंडली देख के कि 1 साल बाद में तुम्हारा क्या होने वाला है या तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो कभी भी सही प्रिडिक्शन नहीं होती। उसके पहले आपको ये जांचना पड़ेगा कि वर्तमान में आदमी कर क्या रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है और वो चाहता क्या है, और आपको उसके साथ क्या चेंजेज करवानी है और किस सीमा तक करवानी है। तब जाके वो सही फल उसको 1 साल या 2 साल बाद में मिलने चालू होते। हम लोग ये सोचे कि उसकी दशा या अंतरदशा या महादशा, वो परिवर्तन उसके जीवन में पूरी तरह हो जाएगा, मुश्किल है। ज्योतिष ये कभी नहीं बोलता कि ऐसा हो जाएगा। ज्योतिष ये जरूर बोलता है कि वर्तमान का कर्म आपके प्रारब्ध के भोगों को भोगने के लिए आपको उत्तरदायी बनाता है कि आप किस तरह से भोगेंगे, अच्छे या पूरे। और उसमें सबसे बड़ा योगदान बुध देव और चंद्रदेव का होता है। आप लगन कुंडली लेके घूमते रहिए, कुछ नहीं होने वाला जब तक आपने अपने बुध देव और चंद्रदेव को अच्छा से नहीं रखा है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो सुधार करते हैं उस चीजों को और अपने आप को नियमों में बांधते हैं। आपने देखें जो आदमियों ने नीचे से बहुत ऊपर तक की यात्रा की है, चाहे धन संपदा के नाम से हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नमेंट सर्विस या कोई आईपीएस आईएएस का लेवल के क्षेत्र में हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, उन्होंने अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधा है, कुछ नियमों में बांधा है। सुबह उठना कैसे है, रीडिंग कैसे करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, किस तरह के वचन बोलने हैं, किस तरह के दोस्तों की संगति करनी है, किस तरह की जगह में जाके हमको वर्क करना है, कहाँ से किस आदमियों से हमारा कैसा रिलेशन रखना है। न चाहते हुए भी उन नियमों में वो बंधे हैं, या फिर प्रारब्ध के द्वारा वो नियम उनको परिवार में मिले, तब जाके उन्होंने उस लेवल को टच किया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत निचले स्तर में जन्म हो जाता है और सेम वही चीजें उसकी कुंडली में मिलती है, तो क्या उस नियम तक, उस लेवल तक वो नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता, कभी भी उस लेवल को नहीं छू सकता। हाँ, जिस सर्कल में वो पैदा हुआ है उस सर्कल के अनुसार उस लेवल को छू सकता है। अब किसी के पास 1000 रुपया है और उसको प्रारब्ध के द्वारा उस लेवल तक गया तो 2 लाख हो गए, लेकिन किसी के पास 1 रुपया है और वो भी उस लेवल तक गया तो उसके पास 1000 रुपये हो गए। प्रोग्रेस दोनों की सेम है। प्रारब्ध आपका जन्म है, प्रारब्ध आपके माता पिता है, प्रारब्ध आपका भाग्य नहीं है। भाग्य आप अपना खुद बनाते, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपके अपने कर्मों का होता है। ग्रह वैसा ही फल देंगे जैसा सबको दे रहे हैं, उसमें आप और हम कोई अलग अलग नहीं होते। मंगल देव की जो ऊर्जा पृथ्वी पे मिलनी चाहिए वो सब जीवों में बराबर मिल रही है। यहां तक पेड़ पौधों और पहाड़ों, नदियों, झरनों सबको वैसी ही मिल रही है, किसी के साथ कोई काट छांट नहीं हो रही है।
लेकिन आपने अपना वो स्पेस कितना अच्छा से रखा हुआ है, जहां पे मंगल देव की ऊर्जा मिलनी चाहिए वो आपके अपने ऊपर है, निर्भर है। सबको अलग अलग स्पेस नहीं मिलता, सबका सेम ही स्पेस रहता है। और उसी ऊर्जा से फिर आदमी निरंतर अपने कर्म करते हुए, अपनी मेहनत करते हुए आगे की यात्रा करता है। और चंद्रमा और बुध का योगदान इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुछ चीजें हैं जो ज्योतिष में हमको जो समझ में आती है, सब चीजों से बड़ा आपका अपना कर्म है। किस तरह का आप चिंतन करते हैं, किस तरह की भाषा का आप वाचन करते हैं या बोलते हैं, और कोई भी काम करते समय कैसी भावना आपके अंदर रहती है, चाहे आप वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई सर्विस कर रहे हैं। और यही सब चीजें आपको उस स्थिति से या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिराती है। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय मां।